अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम ई-कैट का एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का चैप्टर नंबर 7 वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में हम तीन बातें डिस्कस करेंगे, वर्क, एनर्जी और पावर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्क। तो वर्क क्या है? तो वर्क को हम ऐसे कह सकते हैं, it is the dot product of force and displacement. So it is the dot product of force and displacement. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज ये बॉडी है, ये ब्लॉक है, किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से ब्लॉक यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, ब्लॉक में ये डिस्प्लेसमेंट आया है। तो फोर्स लगाने से अगर किसी बॉडी में फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आता है तो हम कहेंगे हमारे फोर्स ने जो है वो वर्क परफॉर्म किया है। तो हम वर्क को ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन a force is applied on body and it displaced in the direction of force, then work is done। तो वर्क को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो तो हम कहेंगे बॉडी ने वर्क किया है। तो जैसे हमने ऊपर कहा है कि भाई ये जो वर्क है ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की। अब आप अगर इस डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, और ये जो थीटा है where theta is the angle between force and displacement। ये थीटा जो है वो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो वर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स ऑफ वर्क, तो जब हम वर्क के यूनिट्स की बात करेंगे तो वर्क का एक यूनिट है न्यूटन मीटर, या हम इसको जूल भी कह सकते हैं। ये एसआई सिस्टम में है। एसआई सिस्टम में वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी है, जूल भी है। या हम कह सकते हैं इसके दूसरे यूनिट्स, जैसे आप सीजीएस में देखेंगे तो सीजीएस में इसका यूनिट अर्ग होता है। जैसे अगर आप जो है एफपीएस में देखेंगे तो इसका यूनिट होता है पाउंड फिट होता है। तो इस तरीके से इसके यूनिट्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप कैलोरी देखोगे, इसके अदर यूनिट्स भी हैं। अदर यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो जाएगा, कैलोरी भी हो जाएगा, उसके बाद बीटीयू भी कह सकते हैं हम। तो ये सारे के सारे जो हैं वो वर्क के यूनिट हो सकते हैं। जैसे अगर आप लिखना चाहते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितने जूल के बराबर है, तो 6.1.602 × 10⁻⁻19 जूल। और ये एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये वर्क का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। इस तरीके से बीटीयू लिखना चाहते हैं, 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये 1055 जूल के बराबर होता है। इस तरीके से कैलोरी देखना चाहते हैं, एक कैलोरी जो है वो 4.18 जूल के बराबर होता है। तो इस तरीके से एक और यूनिट भी होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट भी हो सकता है, वर्क का भी हो सकता है, और ये 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। तो ये जो मैंने यूनिट्स लिखे हैं ये वर्क के यूनिट्स हैं। वर्क याद रखिएगा, जो वर्क होता है, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है
वो स्केलर क्वांटिटी है। अब वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क ज़ीरो भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्क इज़ पॉजिटिव। तो वर्क पॉजिटिव तब होता है जब आपकी एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री हो। जब एंगल लेस देन 90 डिग्री होगी तो वर्क जो होगा वो हमारा जो है वो अपना पॉजिटिव होगा। पर जब एंगल 0 डिग्री होगी, वर्क इज़ मैक्सिमम, वर्क मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगी। थीटा 0 डिग्री मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो हम कहेंगे हमारा वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा वर्क जो है नेगेटिव, हमारा वर्क जो है वो मैक्सिमम भी हो सकता है। यानी जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगी, लेस देन 90 डिग्री में 0 डिग्री भी आ गया, तो लेस देन 90 डिग्री तक वर्क हमारा पॉजिटिव भी होगा, पर हमारा वर्क मैक्सिमम तब होगा जब एंगल जो है वो 0 डिग्री होगी। अब हम इस पॉजिटिव वर्क के कुछ एग्जांपल भी लेते हैं। सो पॉजिटिव वर्क का एक एग्जांपल है वर्क डन बाय external force, the work done by external force while lifting a body vertically upward। जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड ले जाते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सपोज करें ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे ये बॉडी पड़ी हुई थी। अब हम इस बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे हम इस बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर के डायरेक्शन में होगा और हमारा एक्सटर्नल फोर्स भी ऊपर के डायरेक्शन में होगा। ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट का है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमारा वर्क जो है वो हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल है वर्क डन बाय gravitational force when body is moving vertically downward। जब कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आती है, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर से हाथ निकालूंगा तो ये मार्कर नीचे आएगी, तो नीचे आने के दौरान जो वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा उस वर्क को हम पॉजिटिव कहेंगे। तीसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं the work done by elastic restoring force when body is moving from extreme position to mean position। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में कि सपोज करें ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया हुआ है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। जैसे ही हम हाथ निकालेंगे तो ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे आएगी। तो जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आएगी, इस दौरान जो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा उस फोर्स को हम जो है पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का होगा और यही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये तीनों एग्जांपल जो हैं वो पॉजिटिव वर्क के हैं। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव वर्क के कौन से एग्जांपल्स हैं। तो वर्क डन इज नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव तब होगा जब आपका थीटा 180 डिग्री होगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब इन दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। जैसे
सपोज करें जैसे हम कहते हैं कि भाई जब कोई बॉडी ऊपर जा रही है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, सपोज करें ये बॉडी है, ये बॉडी ऊपर जा रही है, मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, तो जब ये बॉडी ऊपर जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होता है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए हम कहेंगे कि इनका वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका एग्जांपल है वर्क डन बाय gravitational force when body is being lifted vertically upward। जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट करेंगे तो इस दौरान जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा वो नेगेटिव होगा। दूसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा नेगेटिव वर्क करती है, क्योंकि अगर सपोज करें ये हमारी कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर रही है, यानी बॉडी अगर ऐसे मूव कर रही है, तो आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में और डिस्प्लेसमेंट में इन दोनों में एंगल 180 डिग्री की होगी, तो हमारा वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। याद रखिएगा फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क जो है वो अपना परफॉर्म करती है। इस तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे वर्क डन इज ज़ीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन ज़ीरो तब होता है जब एंगल 90 डिग्री हो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। इसकी यानी जैसे हम कहते हैं द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ज़ीरो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी कह लें, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सपोज अगर यहाँ देखें तो ये डायरेक्शन, जैसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है, ये डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री की बनती है। तो जब भी वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगी वो फोर्स हमेशा ज़ीरो वर्क परफॉर्म करेगा। और दूसरा एग्जांपल है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। वर्क डन ज़ीरो होने के दो चांसेस होते हैं। एक चांस ये होता है कि जब एंगल 90 डिग्री हो, और दूसरा चांस ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो। जैसे अगर एक बंदा 10 मीटर की हाइट पे कोई बॉक्स को अपने हाथ में, यानी उसके हाथ में अगर कोई बॉक्स है तो वो कितना वर्क करेगा, वो ज़ीरो करेगा। सपोज करें मेरे हाथ में ये बॉक्स है और ये बॉक्स ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे है, तो मैं कितना वर्क कर रहा हूँ इस बॉक्स को अपने हाथ में रख के, तो मैं कहूँगा ज़ीरो वर्क कर रहा हूँ। इसलिए ज़ीरो वर्क कर रहा हूँ क्योंकि इस बॉक्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। सो इसका एक एग्जांपल होगा द वर्क डन बाय होल्डिंग अ बॉक्स at certain height is ज़ीरो। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये ज़ीरो वर्क के हैं। तो ज़ीरो वर्क तब हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो या किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ना आ रहा हो, तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप ये सारी पॉइंट्स नोट करें तो फिर आगे चलते हैं। अब ये कुछ MCQs हैं जो मैंने यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं, आप इसको थोड़ा सा देख लें। द वर्क डन बाय फोर्स इज गिवन बाय, ये मेरन यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ चुका है। वर्क डन बाय फोर्स हम कैसे देते हैं, तो आपको पता है हम देते हैं FT cos थीटा से। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क।
तो BTU जो है वर्क का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलोवाट। अगर सिर्फ किलोवाट लिखा हुआ है इसका मतलब है ये पावर का यूनिट है, यानी ये वर्क का यूनिट नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये होगा। 1 BTU इज इक्वल टू, तो आपको पता है 1 BTU 1055 जूल के बराबर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क का जो छोटे में छोटे यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। 100 Newton force is acting on block and produce a displacement of 5 meter in the direction of force then work done। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा FT। तो फोर्स जो है वो 100 है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 है, इसके लिए वर्क होगा 500, तो इसका ऑप्शन 500 मीन्स इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा। उसके बाद द वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स, ये क्वेश्चन भी मेरान यूनिवर्सिटी में आ चुका है। सेंटीमीटर फोर्स हमेशा 0 वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद बॉय लिफ्ट्स 10 किलोग्राम बॉक्स फ्रॉम ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर लिफ्ट से, यानी वो ग्राउंड से ऊपर लेके जा रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, देखें जब बॉडी ऊपर जाएगी तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेगेटिव होता है, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा mgh के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है mg मास 10 दिया गया है, g का वैल्यू 10 दिया गया है, हाइट आपको 3 दी गई है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3000 जूल होगा, इसका ऑप्शन जो है सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ स्टूडेंट इज होल्डिंग 40 न्यूटन बॉक्स एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर, फाइंड द वर्क डन बाय स्टूडेंट। तो होल्ड करने में जैसे मैंने बताया, अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बंदा अगर किसी बॉडी को होल्ड करेगा तो होल्ड करने में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो हमारा वर्क डन जो है वो 0 होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, ऐसे क्वेश्चन हमने वेक्टर में भी डिस्कस किए थे। हमें पता है कि हमारा वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। फोर्स हमें दिया गया है 2I प्लस 3J प्लस 5K, डिस्प्लेसमेंट तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, हम फाइनल से इनिशियल करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे मिलेगा, 5 से 3 माइनस करेंगे, ये I मिलेगा। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे फाइंड करेंगे कि 5 माइनस 3 ये I होगा, और 6 माइनस 4 ये J होगा, और फिर 4 माइनस 5 ये K होगा। तो ये होगा 2I प्लस 2J माइनस K। तो डिस्प्लेसमेंट में हम ये रखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये 5 होगा। 10 माइनस 5 मीन्स ये 5 होगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो ये कुछ बेसिक MCQs थे। अब हम आगे चलेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फील्ड। तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फील्ड को समझ लेते हैं। व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? तो हम कहते हैं द फील्ड इन विच वर्क डन इन क्लोज लूप इज 0 एंड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखें, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। कैसे? देखें, अगर आप सपोज करें ये एक ऐसा शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, अगर आप ये लूप बन गया A, B, C और A, जब आप A से B जाएंगे, सपोज करें ये हाइट h है, A से B जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा। जब आप B से C जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा, और जब आप C से A जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 वर्क करेगा। तो जब आप ये तीनों वर्क आपस में ऐड कर देंगे तो पूरे लूप में, यानी वर्क डन इन A, B, C और A, ये आपको 0 मिलेगा। उसी के साथ जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जो है वो पाथ होता है। सपोज करें
अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, आप एक पाथ ये लेके जा रहे हैं, आप दूसरा पाथ ऐसे लेके जा रहे हैं, तीसरा पाथ ऐसे लेके जा रहे हैं, तो इन तीनों पाथ में आपका वर्क डन जो है वो सेम होगा। अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी फोर्स के पास है जिसका क्लोज लूप में वर्क डन जो है वो 0 है, और उसी के साथ हम कह रहे हैं कि उसका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तो हम उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं और हम उसकी फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। यानी हम कहेंगे द फील्ड इन विच वर्क डन इन क्लोज लूप is 0 and work done is independent of path taken। ठीक है, यानी the field in which work done is in closed loop is 0 and work done is independent of path taken, this field is known as, the field is known as, ठीक है, कंजर्वेटिव, एंड फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब हमारे पास जो फील्ड्स हैं जो कंजर्वेटिव हैं या जो हमारे फोर्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो एक हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। दूसरा हम कहते हैं इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये भी कंजर्वेटिव है। तीसरा हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ये तीनों के तीनों जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस हम उनको भी कहते हैं जिनके साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जीज के नाम सुने होंगे तो आप कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरीके से हम कहते हैं ये जो तीनों फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। याद रखिएगा कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा पाथ पे डिपेंड करता है और क्लोज लूप में जो फ्रिक्शन का वर्क होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। तो हम लोग फ्रिक्शन को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो बात क्लियर होनी चाहिए कि वो फोर्स जिसका क्लोज लूप में वर्क डन 0 हो और वो फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं और उसकी फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो ये 3 मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ये 3 एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स के हैं। तो आप इसको नोट करें तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, तो अब हम डिस्कस करेंगे पावर। तो बेसिकली ये पावर क्या होता है, तो हम कहते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब कहने का ये है कि 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग पावर। तो पावर की डेफिनेशन है द वर्क डन, द रेट ऑफ, ऐसे भी कह सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, ठीक है, पावर। यानी 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है। तो हम इस पावर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा W डेल्टा T। अब यहाँ से हम एक और डेफिनेशन बनाएंगे। डेल्टा W को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा W को हम ऐसे लिख सकते हैं F डॉट D अपॉन T, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो एक हमारे पास पावर का दूसरा फार्मूला बन जाएगा, हम कहेंगे इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। और ये जो पावर है, अगर आप इसका यूनिट देखें, सबसे पहले तो ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर पावर डॉट प्रोडक्ट है तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, स्केलर का, वेक्टर का। तो हम कहते हैं इट इज अ
स्केलर क्वांटिटी, पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से बन रहा है। अब पावर के अगर हम यूनिट्स बनाना चाहें तो पावर का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड, या हम इसको कहते हैं वाट। वाट जो है वो पावर का एसआई यूनिट है, ठीक है। अब इसके बड़े यूनिट्स भी हो सकते हैं, जैसे किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट। इस तरीके से 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट। इस तरीके से 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10⁻9 वाट। तो इस तरीके से ये इसके प्रीफिक्स बन जाएंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए थे। अब मेहरान यूनिवर्सिटी में एक साल क्वेश्चन आया था कि पावर की डायमेंशन क्या होती है। तो पावर की डायमेंशन तो आप पहले से ही निकाल सकते हैं या आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है फोर्स है तो उसकी डायमेंशन mLT पावर -2 होगा, और वेलोसिटी है तो उसकी डायमेंशन LT पावर -1 होगा। अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो mL² T पावर -3 हो जाएगा। तो ये पावर की डायमेंशन हो जाएगी। अब इस तरीके से हम जब पावर डिस्कस करते हैं तो पावर के भी टाइप्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन वही होगी, द पावर ऑफ अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। और इंस्टेंटेनियस पावर को हम कैसे लिखेंगे? अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे तो PINS हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। ये इंस्टेंटेनियस पावर होगा। उसके बाद एवरेज पावर, एवरेज पावर को हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इस तरीके से फिर होगा यूनिफॉर्म पावर। और यूनिफॉर्म पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आपको पता है कि जब किसी भी बॉडी का इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर एक जैसे होंगे तो हम कहेंगे बॉडी के पास यूनिफॉर्म पावर है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इफ अ बॉडी परफॉर्म्स equal amount of work, if a body performs equal amount of work in equal interval of time, if a body performs equal amount of work in equal interval of time, then body has uniform power। या हम ऐसे भी कह सकते हैं when instantaneous power becomes equal to, when instantaneous power becomes equal to average power, then body has uniform power। तो ये बहरहाल पावर के कुछ टाइप्स हो जाएंगे और ये कुछ पावर की डेफिनेशंस हो जाएंगी। तो अब हम इस पावर पे कुछ MCQs सॉल्व करेंगे। तो MCQs नंबर 1 है, जो मेहरान यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है, 1 गीगावाट इज इक्वल टू डैश, 1 गीगावाट इज इक्वल टू डैश किलोवाट। या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मेगावाट इज इक्वल टू डैश किलोवाट। ऑप्शन ए है 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12। तो आपको पता है, देखें अगर आप थोड़ा सा गैप देखें तो गैप में आपको पहले किलो आता है, फिर मेगा आता है, फिर गीगा आता है। किलो छोटा प्रीफिक्स है, मेगा उससे बड़ा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मेगावाट जो होते हैं उसमें 10⁻6 वाट होते हैं।
पर अगर इसी चीज़ को हम किलो में लिखना चाहेंगे तो हम 10⁻³ किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, और ये मेहरान यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ चुका था। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, दी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए है मोमेंटम कहेंगे, ऑप्शन बी हम इसको इम्पल्स कहेंगे, ऑप्शन सी हम इसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, ऑप्शन डी हम इसको पावर कहेंगे। तो आपने अभी पढ़ा है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी हम इसको कहते हैं, ठीक है, पावर। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है जो मेहरान यूनिवर्सिटी में आ चुका है, द डायमेंशन ऑफ पावर इज, पावर की डायमेंशन क्या है? ऑप्शन ए mL⁻³ mL²T⁻², mL²T⁻³ mL²T⁻1। तो आपने अभी देखा था, हमने डिस्कस किया था, या अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। फोर्स की वजह से आएगा mL⁻², वेलोसिटी की वजह से mL⁻1 आएगा, तो ये मिलके बन जाएगा mL²T⁻3। तो इसका ऑप्शन सी होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो देखें न्यूमेरिकल को। हम कह रहे हैं कि a car is moving with a constant velocity, a car is moving with a constant velocity of 20 meter per second on a road if force of friction is 100 Newton, find the power। तो इसके ऑप्शंस में लिख रहा हूँ 500 वाट, 2000 वाट, 20 वाट, 200 वाट और 1000 वाट। तो अभी मैंने बताया था पावर की एक डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स की जगह आप रखेंगे 100 और वेलोसिटी की जगह आप रखेंगे 20, तो ये बन जाएगा जो है 2000। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लें, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, या ऐसे लिखें, a body start from rest and acted by 200 Newton force, 200 Newton force, and its velocity becomes 10 meter per second, find the power। ठीक है, तो हम अब इसका पावर कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका पावर अब हम ऐसे निकालेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे पहले ऑप्शन बना लेते हैं। 2000, उसके बाद 1000 वाट, उसके बाद 4000 वाट, उसके बाद 6000 वाट। तो अब देखें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी है। इसमें बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बॉडी की वेलोसिटी पहले 0 थी। तो ऐसे जब भी सिचुएशन होगी हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, और एवरेज वेलोसिटी होती है VI + VF डिवाइडेड बाय 2। तो VI की जगह हम 0 रखेंगे, VF की जगह हम रखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 5 होगा। अब हम इस 5 को अब हम पावर ऐसे निकालेंगे F × V एवरेज, और फोर्स की जगह लिखेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये 1000 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा।
अब ये एक क्वेश्चन देख लें, न्यूमेरिकल है। अ बॉय लिफ्ट्स 5 kg, a boy lifts 5 kg object, a boy lifts 5 kg object from ground to a height of 10 meter in 2 seconds. Find his power। ठीक है, और टेक वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसके ऑप्शन देख लें। 5000 वाट, 10,000 वाट, और एक ऑप्शन है 2500 वाट, और एक ऑप्शन है 1000 वाट। तो अब देखें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि हमें वर्क अपॉन टाइम चाहिए, और जब किसी बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं तो वर्क डन का फार्मूला mgh होता है डिवाइडेड बाय t। ठीक है, mg का मतलब है कि वेट, बॉडी का मास 5 है, g का वैल्यू 10 है, और हाइट भी 10 है, डिवाइडेड बाय 2, टाइम 2 है। 1 होगा, ये 5 होगा। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 होगा। यहाँ से एक ज़ीरो कम करनी पड़ेगी, तो ये इसका ऑप्शन होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन और देख लें। how much heat will be produced by an electric heater of 10,000 watt in 4 seconds? ऑप्शन ए 250 जूल, 4000 जूल, 1000 जूल, 8000 जूल। तो अब आप देखें आपके पास पावर दिया गया है। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम एनर्जी भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम होता है। तो वर्क बराबर होगा पावर इनटू टाइम, और पावर है इसका 1000 और टाइम है इसका 4, तो हम इसको 4000 जूल कह सकते हैं। इसका ऑप्शन बी होगा। तो इसी तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर 6 को पावर तक डिस्कस किया। इंशाल्लाह बाकी का चैप्टर 7 बाकी जो चैप्टर 7 का पोर्शन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।